अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो कल हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था, तो आज हम रिव्यू कर रहे हैं, मिससेलेनियस एक्सरसाइज कर रहे हैं चैप्टर 1 की। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है एमसीक्यूज़। एमसीक्यूज़ का क्या मतलब है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जिस क्वेश्चन में आपके पास मल्टीपल चॉइस हो, 4 ऑप्शन दिए हुए हों, उनको हम एमसीक्यूज़ कहते हैं या मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस कहते हैं। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि स्टेटमेंट ऊपर लिखी हुई होती है और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ए, बी, सी या डी। उन 4 ऑप्शन में आपने देखना होता है कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है स्टेटमेंट के हिसाब से। लेकिन मैंने 4 ऑप्शन नीचे नहीं लिखे। देखें, आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको उन 4 ऑप्शंस को देखना भी नहीं चाहिए। आप स्टेटमेंट पढ़ो और आंसर आपके माइंड में खुद ब खुद आ जाना चाहिए। क्योंकि होता क्या है, जो आपके पास 4 पार्ट दिए हुए होते हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, वो मिलते जुलते होते हैं। तो क्या होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो गलत आप आंसर लिख लेते हो, उस पर आप टिक लगा देते हो गलत ऑप्शन पे और आपका 1 नंबर ज़ाय हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको ये टिप दूंगी कि आप स्टेटमेंट पढ़ो, अपना आंसर माइंड में रख लो, उसके बाद उन 4 ऑप्शंस को देखो। तो जो आपके माइंड में आया हुआ होगा ऑप्शन, आप उन 4 ऑप्शन में देखो, वो ए में खड़ा हुआ है, बी में, सी में या डी में। वो जहाँ पे खड़ा होगा, जो ऑप्शन आपके माइंड में आया होगा, उस ऑप्शन पे आपने टिक लगा देना है या सर्कल लगा देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने नीचे 4 ऑप्शन नहीं लिखे। अगर आप बुक खोल के बैठे हैं तो नीचे 4 ऑप्शन आपको गिवन होंगे। आप उन 4 ऑप्शन को ना देखो, आप स्टेटमेंट देखो और सोचो। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? देखिए, अगर आप मिससेलेनियस एक्सरसाइज 1 मेरे साथ कर रहे हैं तो यकीनन आपने पूरा चैप्टर 1 मेरे साथ किया है। अगर आपने चैप्टर 1 मेरे साथ किया है तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये एमसीक्यूज़ आपके लिए बहुत ही इजी हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब ये जो ऑप्शन है वो ए में खड़ा हो, बी में खड़ा हो, सी में खड़ा हो या डी में खड़ा हो, जब आपके माइंड में ये ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप उन 4 ऑप्शन पे देखोगे कि ये ऑप्शन कहाँ पे है। वो जिस ऑप्शन में खड़ा होगा, ए, बी, सी या डी में, आप ए को या बी को या सी को या डी को टिक लगा दोगे या सर्कल लगा दोगे जहाँ पे ये वाला ऑप्शन खड़ा होगा। ठीक है। इसी तरह सेकंड पार्ट को देखें, द नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। ये भी उसने दी हुई है कि ये जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें टर्म्स कितने हैं। टर्म्स कैसे पता चलता है? प्लस या माइनस का जो साइन है वो टर्म्स को अलग करता है। देखें, पहली टर्म क्या हो गई? ax²। दूसरी टर्म क्या हो गई? प्लस के बाद दूसरी टर्म है bx, फिर प्लस का साइन है और फिर तीसरी टर्म है c। तो टोटल कितनी टर्म हो गई? बिल्कुल ठीक, 3 टर्म्स हो गई। पहली ax², दूसरी bx और तीसरी c। तो ये 3 टर्म हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, वहां उसका जो आंसर है वो है 3। अब ए, बी, सी या डी में जहां पे 3 खड़ा होगा, आप उस ऑप्शन पे टिक लगा दो या सर्कल लगा दो। ठीक है ना? तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। इसी टर्म्स नहीं, द नंबर ऑफ मेथड। ये क्योंकि सेम वैसे ही आ रहा था तो इसलिए मैंने ये निशान लगा दिया। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन, तो ये इक्वेशन के बदले मैंने लगाया है द नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं? तो आपने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है तो यकीनन आपको मेथड्स पता है कि टोटल कितने मेथड्स हमने यूज़ किए हैं पूरा चैप्टर 1 करते हुए। एक क्या है, एक आपके पास है फैक्टराइजेशन मेथड।
जिसमें आप फैक्टर बनाते हो। दूसरा मेथड है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसमें आप स्क्वायर को कंप्लीट करके a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाते हो। तीसरा मेथड है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो फार्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। ये तीसरा मेथड है। तो टोटल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं। फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसका आंसर भी क्या है? 3। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट का आंसर भी 3 है। तो ए, बी, सी या डी में जहां 3 होगा उस पे आपने टिक लगा देना है। तो फोर्थ पार्ट को देखो, द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। अब देखिए ये फोर्थ पार्ट जो है वो बहुत ही ईजी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको अब हिफ्ज हो चुका होगा क्योंकि आपने 1.2 एक्सरसाइज मेरे साथ की है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है, जहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा हुआ होगा, यानी कि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। जहां पे ये खड़ा होगा उस पे आपने क्या कर देना है? टिक लगा दो या सर्कल लगा दो। ठीक है, ओके। फिफ्थ पार्ट को देखें, 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ। देखिए लीनियर, देखिए मैं सिर्फ आपको आंसर नहीं बताती, मैं आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने की कोशिश करती हूँ ताकि इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चंस भी आ जाएं तो आप कंफ्यूज ना हो। लीनियर, लीनियर से क्या मुराद है? क्वाड्रेटिक से मुराद है कि एक्स स्क्वायर, जहां पे x की पावर 2 हो, हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो, क्योंकि बड़ी से बड़ी जो वेरिएबल है उसकी जो बड़ी से बड़ी पावर है वो 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं, लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जहां पे x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 हो। यानी इससे एक स्टेप पीछे अगर चले जाए, जहां x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर 1 हो तो उसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर फैक्टर्स क्या होंगे? लीनियर फैक्टर्स, ये जो हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं इनको हम लीनियर फैक्टर्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे x प्लस 1, x माइनस 3, तो ये लीनियर फैक्टर है क्योंकि यहाँ जो x की पावर है वो 1 है, यहाँ भी x की पावर जो है वो 1 है, और ये फैक्टर्स बने हुए हैं। 2 फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर ये है। अब वो कह रहा है 2 लीनियर फैक्टर्स। अब लीनियर फैक्टर्स का तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लीनियर फैक्टर्स किसे कहते हैं? जो x ज़्यादा से ज़्यादा x की पावर 1 हो वो लीनियर होते हैं, और फैक्टर्स इनको कहते हैं जो छोटे छोटे ब्रैकेट्स में लिखे हुए होते हैं। 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56, यानी ये हमारे पास 3 टर्म दी हुई हैं और इनका हमने 2 लीनियर फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसको हल करने का बहुत ही आसान तरीका है, आप क्या करोगे? फैक्टराइज करोगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है, पहली और आखिरी वैल्यू को मैं यहाँ हल कर लेती हूँ। पहली और आखिरी वैल्यू को सेम टू सेम वैसे ही लिख लेते हैं, प्लस 56। अब x स्क्वायर 56, x को यानी यहाँ जो कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 को 56 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ रहा है? 56x स्क्वायर। अब हमने माइनस 15x से, यानी कि माइनस 15x से हमने ऐसी 2 वैल्यूज़ बनानी है जिन्हें ऐड करें माइनस 15x है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया है वही हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है ना? फैक्टराइजेशन आपको अच्छे तरीके से आ गई होगी। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? पहली, दूसरी और तीसरी, इसमें टोटल 3 टर्म होते हैं। पहली और तीसरी टर्म को हम सेम टू सेम लिख लेते हैं, लेकिन दरम्यान वाली जो टर्म होती है उससे हमने ऐसी 2 टर्म बनानी होती हैं। एक टर्म से हमने ऐसी 2 टर्म बनानी होती हैं जिन्हें हम ऐड करें तो यही आंसर है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया है वही आंसर है। तो देखिए हम क्या करेंगे, माइनस 15x की जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस 7x और माइनस 8x। 8x और 7x, 8 और 7 को जब हम ऐड करें तो वो 15x ही बनता है। ये ऐसे ही बात है, अगर 5 लिखा हुआ हो तो हम इधर लिख सकते हैं 3 + 2, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 3 और 2 को ऐड करने से 5 बनता है, तो 5 की जगह पे अगर हम 3 + 2 लिख दें तो मैथ्स के रूल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लिख सकते हैं।
इसी तरह -15x की जगह पे अगर मैं लिख दूँ -7x और -8x तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि -7x और -8x -15x ही बनेंगे। लेकिन हमने 7x और 8x ही क्यों चुने? वो इसलिए चुने कि 7x और 8x को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 56x² ही आता है, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, ये दूसरा स्टेप कर लिया। उसके बाद हमने देखना होता है पहले दो टर्म में हमने कॉमन लेना होता है। x कॉमन ले लें क्योंकि दोनों में x कॉमन है, तो अंदर क्या आ जाएगा x और -7। इन दोनों में क्या कॉमन है, 8, दोनों 8 के टेबल पे आते हैं, तो -8 कॉमन ले लिया, अंदर x बच गया। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन तब्दील हो जाते हैं, प्लस की जगह पे यहाँ माइनस आ जाएगा और 8 7 जार 56 होता है। तो x -7 और अब ये पूरा फैक्टर देखें, x -7 और x -7 पूरा फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो x -7 हमने कॉमन ले लिया, बाकी जो बच गया उसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लेना होता है x -8। तो x -8 देखें, ये मैंने जो आपके पास 5th पार्ट है, इसका आंसर देखने के लिए आपको पहले सॉल्व करना था, जैसे मैंने साइड पे सॉल्व किया है। जब आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलता है तो उस पे जगह नहीं होती कि आप काम कर सको, तो इसके लिए आपको रफ शीट लेनी होती है, उस पे आप अलग से सॉल्व कर लो। देखें, अब तक हमने जितने पार्ट किए हैं उस पे हल करने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन जो 5th पार्ट है इसको हमने सॉल्व करना था। सॉल्व किए बगैर हमें आंसर नहीं मिल सकता था, तो इसलिए मैंने अलग से सॉल्व किया। तो इसी तरह आप जब पेपर दे रहे होगे तो आप ऑब्जेक्टिव पेपर करते हुए अलग शीट ले लोगे। जिनको सॉल्व नहीं करना होगा उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिसको आपने सॉल्व करना होगा आप तुक्के से, अंदाजे से कोई किसी ऑप्शन पे टिक ना करो, आप उसको पहले सॉल्व कर लो, जैसे मैंने यहाँ साइड पे सॉल्व किया है। सॉल्व करने के बाद अब ये जो आंसर आई है ये ऑथेंटिक आंसर है। अब A, B, C या D, जिसमें ये वाला ऑप्शन खड़ा होगा x -7, ये पहला फैक्टर पहला लीनियर फैक्टर, और ये दूसरा x -8 दूसरा लीनियर फैक्टर। तो उसने कहा 2 लीनियर फैक्टर्स, इस 3 टर्म्स के 2 लीनियर फैक्टर क्या होंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास 2 लीनियर फैक्टर मौजूद हैं। अब 2 लीनियर फैक्टर जब आप देखोगे कि A, B, C या D में जहाँ पे खड़े होंगे वहाँ उस पर आप टिक लगा दोगे, तो आपका 1 नंबर पक्का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 9th पार्ट है, तो मैंने 5th पार्ट आपको करवा दिए हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट की तरफ लेके जाती हूँ। ओके, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट को। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड, ऐसी इक्वेशन जो चेंज नहीं होती व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x, जब x को रिप्लेस कर दिया जाए 1/x से, तब भी जो इक्वेशन जो है वो चेंज नहीं होती, उसको क्या कहते हैं, इज कॉल्ड AN। AN का क्या मतलब है, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो उन 4 ऑप्शन में कोई ऑप्शन ऐसा भी है जो AEIOU से शुरू हो रहा है तो उसके साथ N लगता है, और जो उसके बगैर वाले अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं, वॉवल्स के बगैर वाले अल्फ़ाबेट से यूज़ हो रहे हैं, तो उसके साथ आ लगता है, इसलिए उसने आ भी दे दिया और N भी दे दिया, क्योंकि वॉवल्स जो शुरू होते हैं वो भी हो सकता है ऑप्शन में, और जो वॉवल्स के बगैर वाले हैं वो भी ऑप्शन हो सकता है, इसलिए उसने आ और N दोनों दे दिए हैं। एन इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जो x को 1/x से रिप्लेस करने के बाद भी चेंज ना हो। अब ये याद रखने वाली बात है, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन, उसको कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। आपको पता है ये रेसिप्रोकल ही होता है, ये x को अगर 1/x, तो 1/x से x का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो इस इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहेंगे। जब x को रिप्लेस कर दें 1/x से तो वो फिर भी चेंज ना हो, तो उस इक्वेशन को रेसिप्रोकल इक्वेशन कहेंगे। तो इसी तरह 7th पार्ट को देखें, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप, इस तरह की इक्वेशन हो तो इसको क्या कहेंगे, इसके साथ भी आ भी लगा हुआ है और n भी लगा हुआ है। तो देखें ये जो है 3x प्लस, अब इसको देख के क्या नज़र आ रहा है कि जो पावर है x 2 - x यानी कि पावर वाली इक्वेशन है,
तो पावर एक्सपोनेंट, तो इसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं ना पावर को, तो इस इक्वेशन को क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो एक्सपोनेंट दिए हुए हैं, 3 का भी एक्सपोनेंट x है और इस 3 का एक्सपोनेंट 2 माइनस x है, पावर और एक्सपोनेंट सेम बात है, तो इस इक्वेशन को हम कहेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। और जहाँ पे जिस ऑप्शन पे एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ होगा आप उस ऑप्शन पे टिक लगा दोगे। तो देखें यहाँ e के साथ शुरू हो रहा है तो इसके साथ n लगेगा, यहाँ रेसिप्रोकल r से शुरू हो रहा था इसके साथ r लगा है, ठीक है ना। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दी हुई है, इसका सोल्यूशन सेट निकालना है। देखें अब ये दो जो थे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, इसको माइंड में आपके आंसर आ जाना चाहिए था, लेकिन ये इसका जो आंसर है वो आपके माइंड में नहीं आ सकता, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा शीट लेके। तो यहाँ मैं साइड पे सॉल्व कर लेती हूँ। 4x² माइनस 16, तो इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर को सब जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 न्यूमिनेटर में है, 4 डिनोमिनेटर में होगा तो 4 ख़त्म हो जाएगा। x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसे ही है, ऐसे ही मैंने ब्रैकेट लगा दी है, x² माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x² को हम लिख सकते हैं x के होल का स्क्वायर और माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a² माइनस b², तो क्या बन जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी, x प्लस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 को भी 0 के इक्वल कर देंगे और x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल कर देंगे। 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू माइनस 2 हो जाएगी और यहाँ माइनस 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू प्लस 2 हो जाएगी। और हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, प्लस माइनस 2, क्योंकि 2 एक दफ़ा प्लस में आया है एक दफ़ा माइनस में आया है, तो सॉल्यूशन सेट ये होगा। और जिस A B C या D ऑप्शन में ये सॉल्यूशन सेट लिखा हुआ होगा प्लस माइनस 2, तो उस पर आपने क्या कर देना है, टिक लगा देना है, ठीक है। इसी तरह 9th पार्ट को देखें, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ऐसी इक्वेशन जो इस शक्ल में हो, 2x4 माइनस 3x³ प्लस 7x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड R या N। तो ये भी क्या होगा, आर रेसिप्रोकल इक्वेशन। अब ये भी याद रखने वाली है कि इस तरह की इक्वेशन को हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन कहना है। ये जो 3 थे ये आपको याद होने चाहिए और ये वाला 8 पार्ट है इसको आपने सॉल्व करना था, तो इसको आप शीट पे सॉल्व करके आंसर लिख लोगे। तो MCQs हमारे हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आते हैं, जो 2-2 नंबर्स के क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है सॉल्व x² प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है और इसको हमने सॉल्व करना है। अब आपकी अपनी चॉइस है, आप किसी तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके इसको सॉल्व करती हूँ। तो इसको जनरल फॉर्म से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जनरल फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है वो ये है, इसको इससे कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग। तो कंपेयर करने के बाद हमारे पास A, B और C की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू यहाँ कोफिशिएंट 1 है, जब कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा हुआ होता वो 1 होता है। और B की जो कोफिशिएंट निकला वो 2 निकला और C की वैल्यू हमारे पास -2 निकली, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस लगा हुआ है तो वो C की वैल्यू बन जाएगी। A, B और C की वैल्यू निकल चुकी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो मैं पहले लिख लेती हूँ, -b प्लस -b² माइनस 4ac ओवर 2a। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो A, B और C की हमने निकाली हैं वो इसमें पुट कर देंगे। -b की वैल्यू 2 निकली है, फिर प्लस माइनस b² हमारे पास हो गया यानी कि 2² माइनस 4, A की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -2 और नीचे 2 और A की वैल्यू 1। ऐसे ही है, बस मैंने A, B और C की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में पुट कर दी हैं, इस फार्मूले में पुट कर दी हैं, इस फार्मूले में पुट की है।
तो ये आ गया -2 प्लस -2 का स्क्वायर यानी कि 4, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा +8 और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। मैं यहाँ सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ तो ये आ जाएगा -2 प्लस -4 प्लस 8 हमारे पास आ जाएगा 12 और यहाँ आ जाएगा 2, ऐसे ही है। और 12 का अगर हम फैक्टर लें तो 12 के जो फैक्टर बनेंगे, यहाँ मैं कर ले रही हूँ, हाँ यहाँ -2 x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है -2 प्लस -12 को अगर हम एलसीएम लें 2 × 2 × 3 ऐसे ही आता है ना। और नीचे हमारे पास 2 ही है। 12 का मैंने एलसीएम लिया तो 2 2 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -2 प्लस -2, क्योंकि 2 दफ़ा लिखा हुआ है तो 2 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा और 3 ही स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा, बाकी 2। इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा -1 प्लस -√3 और नीचे क्या है 2 है। 2 मैंने ऊपर कॉमन ले लिया तो 2 से क्या हो जाएगा कट जाएगा। हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1 प्लस -√3 और ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का। ये 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं और आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह सेकंड पार्ट को देखें, यहाँ सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। यहाँ उसने शर्त रख दी है कि फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करना है। इसका मतलब है हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ उसने सिर्फ सॉल्व कहा था। जब वो सिर्फ सॉल्व कहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो हम उसको 3 मेथड से कर सकते होते हैं, लेकिन जब वो कोई शर्त दे देगा कि इसी मेथड से करो तब हमें उसी मेथड से करना होगा। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन, तो 15x को अगर इधर लेके हैं 5x², 15x के साथ प्लस का साइन है, इधर आके -15x हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ 5x अगर कॉमन ले लें तो अंदर बन जाएगा x - 3 इज इक्वल टू 0। अब 5x को भी 0 के इक्वल करेंगे और x - 3 को भी 0 के इक्वल करेंगे। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 के नीचे 5 लिखा हुआ आएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर कोई वैल्यू हो, न्यूमिनेटर में 0 हो तो x की पूरी वैल्यू 0 आ जाती है। और इसी तरह -3 उधर जाएगा तो x की वैल्यू +3 हो जाएगी। हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ निकली, एक 0 और एक 3, और यही हमारा आंसर है। सॉल्व का मतलब होता है जब वो कोई इक्वेशन देता है और कहता है इसको सॉल्व करो, तो इसका मतलब होता है हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर x वेरिएबल इन्वॉल्व है तो x की वैल्यूज़ निकालेंगे, अगर y वेरिएबल इन्वॉल्व है तो y की वैल्यूज़ हमने निकालनी है। सॉल्व का मतलब है हमने वैल्यूज़ निकालनी है x या y की। अब उसने कहा राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो अब ये उसने हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 की शक्ल में। तो इसको लिखने के लिए देखिए बीच में प्लस है, ये फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन में है, तो हम एलसीएम लेंगे। नीचे आ जाएगा x + 4 और यहाँ x - 4 आ जाएगा। इस पूरी वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे तो x + 4 से कट जाएगा, बाकी x - 4 बचेगा। x - 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x - 4 आ जाएगा। यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर से इस पूरी वैल्यू को इस पे डिवाइड करेंगे तो x - 4 से कट जाएगा, बाकी x + 4 बच जाएगा। x + 4 को ऊपर वाली वैल्यू यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करके यही आंसर रहेगा x + 4 = 3। ठीक है, इसको आगे मैं यहाँ सॉल्व करती हूँ क्योंकि जगह नहीं बच रही। -4 से कट जाएगा। यहाँ x के साथ 1 कोफिशिएंट है, यहाँ भी 1 है। 1x + 1x क्या आ जाएगा 2x = अब इस ये डिनोमिनेटर में है, बराबर की तरफ नीचे है, डिवाइड हो रहा है, बराबर के उस तरफ जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा x + 4 और x - 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x = 3 साथ ही लिखा हुआ आ रहा है। x को x से करेंगे तो x² + 4x x², x को -4 से करेंगे तो -4x, 4 को x से करेंगे तो +4x और 4 को -4 से करेंगे तो -16। भाई जगह बहुत ही थोड़ी बच रही है। अब मैं यहाँ लिखने की कोशिश करती हूँ, 2x =
-4x प्लस 4x कट जाएगा, एक्स स्क्वायर -16 बचा। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। 3 को एक्स स्क्वायर से किया तो 3x स्क्वायर, और 3 को जब 16 से किया तो हमारे पास 32, और देखें 16 को हमने 3 से किया, 6 3 ज़ार 18, 1 3 1 ज़ार 3 और 48। हमारे पास जो आंसर आया यहाँ 48, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो 3x स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया, 2x उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, और -48 वैसे ही है और ये 0 के इक्वल आ गया, और ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। इसको मैं कहाँ लिखूँ, यहाँ ऊपर करके लिख देती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आए। 3x स्क्वायर -2x -48 इज इक्वल टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इस तरह की हमारे पास शक्ल दी हुई थी और इसको हमने इस शक्ल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो थर्ड पार्ट भी आपका हो गया। फोर्थ पार्ट में उसने कहा है राइट मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट में उसने कहा है कि आप मेथड के नाम लिखो इक्वेशंस को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का। देखो मैं आपको इतनी दफ़ा बता चुकी हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड हैं। फर्स्ट इज़ फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड इज़ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड इज़ बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, समझ आ गई ये 3 मेथड। अब इस फोर्थ पार्ट के आंसर में आप जस्ट क्या लिखोगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेथड फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 मेथड हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। फर्स्ट नाम दे दो फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड नाम दे दो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड नाम दे दो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है ना, तो आपके फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट हो चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट को। इसमें भी उसने कहा है कि सॉल्व, जस्ट सॉल्व कहा हुआ है तो हम 3 मेथड में से कोई मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो सॉल्व 2x - 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। तो ये स्क्वायर में दिया हुआ है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना होगा। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया और इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया। जब इस तरफ स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, और 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। तो दोनों स्क्वायर रूट से बाहर आ गए और साथ प्लस माइनस भी आ गया। 2x - 1/2 एक दफ़ा प्लस के साथ 3/2 के साथ लिख दिया और एक दफ़ा -3/2 के साथ लिख दिया, क्योंकि 3/2 के साथ प्लस का साइन भी था और माइनस का साइन भी था। तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया, एक दफ़ा माइनस के साथ लिख दिया। -1/2 है, बराबर के उस तरफ जाएगा, वो +1/2 हो जाएगा। हम एलसीएम लेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद 2-3 स्टेप्स हैं। 2x इज इक्वल टू 3/2 + 1/2, वो मैंने नहीं किया, वो आप खुद कर लें, बिल्कुल बच्चों वाले हैं। ये 2 हैं, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आएगी, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उधर जाके डिवाइड होगा तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ -1/2 है, वो उधर जाके +1/2 हो जाएगा। यहाँ भी 2-3 स्टेप्स हैं जो मैंने नहीं किए। एलसीएम लेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू आ गई है जो कि -1/2 है। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा 1 और -1/2। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 5th पार्ट का आंसर है। इसी तरह 6th पार्ट को देखें, वो भी सॉल्व करना है। तो ये स्क्वायर रूट में है, देखें यहाँ स्क्वायर लगा हुआ था क्योंकि हमने स्क्वायर को ख़त्म करना था, हम सिंपल शक्ल में लेके आना चाह रहे थे तो स्क्वायर रूट लिया है। यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, हम फिर इसको सिंपल शक्ल में लेके आना चाह रहे हैं तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वेयरिंग कर लेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। जब स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ 3x + 18 आ गया और इधर x स्क्वायर ही आ गया। अब यहाँ x स्क्वायर के साथ प्लस का साइन है तो इसको यहाँ ही रहने दिया, बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो बराबर के उस तरफ चली गई।
3x उधर गया तो -3x आ गया और 18 उधर गया तो -18 आ गया। अब इस तरह की शक्ल हो, 0 इसके बराबर है तो इसको 0 के बराबर कर दिया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम इसलिए करते हैं कि आम तौर पे जो x की वैल्यूज़ हम निकालते हैं वो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होती है और 0 जो होता है वो राइट हैंड साइड पे होता है, इसलिए इसको हमने इस तरह लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब्दुल्ला सुवैद के बराबर है या मैं कहूँ सुवैद अब्दुल्ला के बराबर है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों बात सेम है, दोनों असल में एक दूसरे के इक्वल हैं। तो 0 को इसके इक्वल कर दें या इसको 0 के इक्वल कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने आगे क्या किया, आगे हमने फैक्टराइज किया है, 3 फैक्टर दिए हुए हैं, 3 टर्म दी हुई हैं, तो हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। पहली और आखिरी टर्म को वैसे ही लिख दिया, -3x एक टर्म से ऐसे ही हमने 2 टर्म बनाई जिन्हें हमने ऐड किया तो -3x है, जिन्हें इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x² और 18 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी वही आंसर है। तो अब ये काम हो गया, हमने 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 18x² ही आता है जो इन दो को मल्टीप्लाई करके आता है। उसके बाद देखें अगले स्टेप, पहले 2 टर्म में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, x -6 आ जाएगा क्योंकि x चला गया, यहाँ 6 बच गया। और इन 2 टर्म में देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है, तो +3 कॉमन ले लिया, यहाँ x बच गया, ये माइनस आ गया और 3 6 18 होता है तो 3 और यहाँ 6 आ गया। अब अगले स्टेप में देखें यहाँ x -6 है, यहाँ x -6 है, इस पूरे फैक्टर को हमने कॉमन ले लिया और बाकी जो बच गया x +3 इसको हमने अलग ब्रैकेट में लिख लिया। अब एक लीनियर फैक्टर ये बन गया, दूसरा लीनियर फैक्टर ये बन गया। अब 2 लीनियर फैक्टर बन चुके हैं, x -6 को भी 0 के इक्वल करेंगे, x +3 को भी 0 के इक्वल करेंगे, यहाँ x की वैल्यू 6 निकल आई और यहाँ x की वैल्यू -3 निकल आई। तो सोल्यूशन सेट जो इसका बनेगा वो बनेगा 6 और -3। ये क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट का आंसर है, 6 और -3। उसके बाद जो 4 पार्ट हैं वो आपके डेफिनेशंस हैं, ये भी आते हैं। ये जब शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और डेफिनेशंस भी आ जाते हैं। वैसे तो काफ़ी सारी डेफिनेशंस होती हैं चैप्टर में, लेकिन जो बुक के आखिर में ये मिसक्लेनियस एक्सरसाइज जो दी हुई है उसमें जो डेफिनेशंस होते हैं वो आपको लाजमन करने चाहिए। तो ये मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने डेफिनेशन खुद ही याद करनी है, जस्ट मैं आपको उसका कॉन्सेप्ट दूंगी। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आपको डेफिनेशन याद करना बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। तो 7th पार्ट जो है वो है व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर होती है वो क्या होती है, वो 2 होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की ज़्यादा से ज़्यादा पावर, हायर पावर 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, यानी कि इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी इसको कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल इन्वॉल्व है यानी कि x जो इन्वॉल्व है वेरिएबल, उस वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा हायर पावर 2 होनी चाहिए, डेट्स इट। उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं या इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी कहते हैं, दोनों चीज़ें सेम हैं। जब अब आप डेफिनेशंस याद करोगे, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपके लिए डेफिनेशन को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो कभी भी डेफिनेशंस को आपने रट्टा नहीं लगाना, हमेशा डेफिनेशंस को समझ के दिमाग में बिठा के फिर याद करना है। याद तो आपको करना होगा, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके अच्छी तरह समझ के डेफिनेशंस को याद करोगे तो ये डेफिनेशन आपको कभी भूलेंगी नहीं। क्या होता है, हम रट्टा लगा लेते हैं, जब पेपर सामने आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम आगे पीछे लिख लेते हैं, जिस वजह से हमारे नंबर कट जाते हैं। अगर आप डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से समझो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आप डेफिनेशंस को याद करो तो वो आपको पूरी ज़िंदगी नहीं भूलते, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने बता दिया है, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है x या y, कोई भी वेरिएबल
जो इन्वॉल्व है उसमें जो उसकी पावर है वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं या इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री। डिग्री भी इक्वेशन पावर को कहते हैं ना, इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री यानी दूसरे नंबर वाला जो पावर होती है यानी कि 2, जिसमें पावर 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं या इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री कहते हैं। जो 8 पार्ट है वो है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन क्या होती है? रेसिप्रोकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जब आप उस इक्वेशन में x की जगह पे 1/x को रिप्लेस कर दो, यानी x रेसिप्रोकल, वैसे x का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1/x है, ये बात तो आपको पता होगी, x का वेरिएबल 1/x है। इसी तरह y का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/y, यानी कि अब मेरा नाम हुमैना है तो हुमैना का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/हुमैना, यानी कोई भी आपका जो नाम होगा उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/ वो नाम जो आपका है, ठीक है ना। इसी तरह रेसिप्रोकल उसको कहते हैं। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन किसको कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिस इक्वेशन में आपने x को रिप्लेस कर दिया, x की जगह पे 1/x लिख दिया, x की जगह पे आपने 1/x लिख दिया, उसके बावजूद भी वो इक्वेशन चेंज ना हो, अनचेंज्ड हो, यानी कि वो इक्वेशन में कोई चेंजिंग ना आए, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, दैट इक्वेशन इज रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, पॉइंट समझ आ गया। ऐसी इक्वेशन जिसमें हम x को रिप्लेस कर दें 1/x से, तब भी वो इक्वेशन अनचेंज्ड रहे, चेंज ना हो, उस इक्वेशन को हम रेसिप्रोकल इक्वेशन कहेंगे। अब आपको रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशंस को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा और ये कभी आपको भूलेगी नहीं। इसी तरह 9th पार्ट को देख के एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है? ये जो पावर होती है इसको हम पावर भी कहते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो इसी तरह ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंट अक्कर हो, एक्सपोनेंट मौजूद हो, एक्सपोनेंट इन्वॉल्व हो, पावर इन्वॉल्व हो, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। यानी कि हमारे पास 3 की पावर अगर x हो जाए तो हम +2 9 -7 = 0, मिसाल के तौर पे मैंने कोई ऐसे रैंडम एग्जांपल ली है, तो यहाँ 3 की जो पावर है वो x है, यहाँ 2 की पावर 9 है, यानी कि एक्सपोनेंट अक्कर हो रहा है, पावर इन्वॉल्व है, पावर की शक्ल में हमारे पास कोई वेरिएबल है या कोई नंबर है उसकी पावर लिखी हुई है, एक्सपोनेंट अक्कर हो रहा है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, दैट इक्वेशन इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। दैट इक्वेशन इज एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। जिस इक्वेशन में एक्सपोनेंट अक्कर हो रहा हो, एक्सपोनेंट इन्वॉल्व हो, एक्सपोनेंट मौजूद हो, उसको हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह लास्ट पार्ट को देखें, रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल क्या होता है? ये जो ये वाला साइन होता है स्क्वायर रूट वाला, इसको रेडिकल कहते हैं। तो ऐसी इक्वेशन, अब आपको पता चल गया होगा, ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल का साइन इन्वॉल्व हो, रेडिकल मौजूद हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, रेडिकल इक्वेशन। रेडिकल इक्वेशन जिसमें रेडिकल का साइन इन्वॉल्व हो, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जिसमें एक्सपोनेंट अक्कर हो रहा हो, रेसिप्रोकल इक्वेशन जिसमें x की जगह पे 1/x यानी x का रेसिप्रोकल जो है जो कि 1/x है उसको हम डालें और इक्वेशन अनचेंज्ड रहे, तब भी वो इक्वेशन रेसिप्रोकल इक्वेशन कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है x, उसकी पावर ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं और इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री भी कहा जाता है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। ये 4 डेफिनेशंस भी आपने लाजमन याद करनी है। मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दी है। अब जब आप याद करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको करवा दी है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो मैं आपको नहीं करवा रही क्योंकि वो पेपर्स में नहीं आते। आप कहेंगे तो मैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स अलग से करवा दूंगी, लेकिन मुझे लगता है उसकी ख़ास कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एक एक पॉइंट करते हैं, उनको होना होता है कि उन्होंने एक एक पॉइंट करना है। वो पेपर्स के लिए नहीं पढ़ते, वो अपने कॉन्सेप्ट करने के लिए या नॉलेज को बढ़ाने के लिए पढ़ते हैं। तो वो अगर कहेंगे तो मैं उनको फिल इन द ब्लैंक्स भी करवा दूंगी।
तो मिसक्लेनियस एक्सरसाइज के टोटल 3 क्वेश्चन थे। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन आपको करवा दिया जो कि MCQs है। सेकंड क्वेश्चन आपको करवाया है जो शॉर्ट क्वेश्चन है, 2-2 नंबर्स के क्वेश्चन है। और इसके 4 आखिरी जो क्वेश्चंस हैं वो डेफिनेशंस के क्वेश्चंस हैं और डेफिनेशन आपने लाजमन याद करने हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो फिल इन द ब्लैंक्स है, वो मैं आपको नहीं करवा रही। तो आज की एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरा लेक्चर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो हमारा आज चैप्टर 1 कंप्लीट हो गई है। आपसे एक क्वेश्चन भी है कि आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट चैप्टर हम कौन सा स्टार्ट करें जो कल से हम स्टार्ट करेंगे। तो आप नीचे कमेंट में कहना है, मैं इंशाल्लाह वही चैप्टर स्टार्ट करा दूंगी। तो फिर मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।